खैर मित्रों, दो बहुत पुरानी पंक्तियों से अपनी बात का प्रारंभ कर रहा हूं। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को तो आग लगी है घर के ही चिराग से। मित्रों, पुनः दोहराना चाहूंगा, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को तो आग लगी है घर के ही चिराग से। मित्रों, इस देश में किसी ना किसी को विष पान करके अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार रहकर शिक्षा जगत के लिए विसल ब्लोअर का काम करना पड़ेगा। मित्रों, यदि आप संतुष्ट हैं 2026 की क्यूएस रैंकिंग में प्रथम 100 में भारत का एक भी इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय नहीं है, फर्स्ट 200 में 3 हैं, दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास। फर्स्ट 100 में एक भी नहीं, फर्स्ट 200 में मात्र 3, दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास। फर्स्ट 500 में, टॉप 500 में विश्व की यूनिवर्सिटी में भारत के 10 इंस्टीट्यूट आईआईटीज और 2 यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी शामिल है। अभी तक अमेरिका में 415 से अधिक नोबेल पुरस्कार, जी हां, अमेरिका में मैं कह रहा हूं 415 से अधिक ही होंगे, और वो अधिक लगभग 425 तक जा सकते हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा मैं नहीं कह सकता, इतना दावे से कह सकता हूं 400 से 15। मेरे देश में शुद्ध भारतीय 4 ही हैं जिन्होंने अभी तक नोबेल पुरस्कार लिया है। 1913 में श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, 1930 में सर सीवी रमन जी, 1979 में मदर टेरेसा जी, 2014 में लाल सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना जी ने भी लिया था। और केमिस्ट्री में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, फिजिक्स में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने भी 1983 में लिया था। वेंकटरमन रामाकृष्णन ने भी 2009 में केमिस्ट्री का लिया था। अभिजीत बनर्जी ने भी अर्थशास्त्र का लिया था। क्या इनको भारतीय कहना सही रहेगा? जन्म से भारतीय हैं, लेकिन पूरी तरह इंडिजीनियस वर्क करके 4 नोबेल लॉरेट ही अब 2025 के आज नवंबर महीने तक लाभ रहे हैं। क्या कारण है? फिर मैं कहूंगा, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को तो आग लगी है घर के ही चिराग से। मित्रों, कोई राष्ट्र यदि भ्रष्ट होगा, भ्रष्टाचार से भरा होगा, उसको स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति यदि शिक्षण जगत में भ्रष्टाचार पिछले 30-40 वर्षों से निरंतर बढ़ता जाए और वो चिंतन ना करे, चुप होके बैठ जाए, एक सुंदर डिग्निटी वाला व्यक्ति बन के, कहा यही जाता है कि डिग्निटी इसी को कहते हैं कि आप शांत होकर ऐसे सब देखते रहिए, सुनते रहिए, मुंह से कुछ ना बोलिए। मैं उस डिग्निटी को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मित्रों, आज से मैं कुछ इस प्रकार के वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं जो शिक्षा की उन काली परतों को उठाएंगे जिसने शिक्षा जगत को विनाश के इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि पहले 100 में हमारी एक भी नहीं, 200 में केवल 3 इंस्टीट्यूट हैं और 500 में केवल 10 यूनिवर्सिटीज हैं। अमेरिका के पास 415 से अधिक नोबेल प्राइज है और हमारे पास शुद्ध भारतीय 4 या ज्यादा से ज्यादा 9 या 10 नोबेल पुरस्कार हैं। क्या कभी आपने सुना है मित्रों कि आईएएस में मेरिट बेस पे लिया जाता है? जी हां, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट आईएएस का मेरिट बेस पे किया जाता है। क्या आपने सुना है किसी आईएएस को फिक्स सैलरी पे रखा जाता है कि इतनी सैलरी आपको 5 या 3 वर्ष तक मिलेगी, उसके बाद ही पूरी सैलरी मिलेगी? इसलिए आज भी आईएएस अपना रुतबा बरकरार रखता है, क्योंकि आईएएस की परीक्षा पास करना आसान नहीं है। आसान बनना तो प्रोफेसर बनना भी आसान नहीं है मित्रों। सही शर्त अर्थों में एक प्रोफेसर बनना इतना डिफिकल्ट कार्य है कि यदि आप ईमानदारी से प्रोफेसर बनेंगे तो आपकी आवाज निकलेगी। ये जो आज एक डर का माहौल कह दूं, स्वार्थ का माहौल कह दूं, कुर्सी का लालच कह दूं, पैसे का लालच कह दूं, ये सब हमारे देश की शिक्षा जगत को तबाह कर रहे हैं। राजस्थान का एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसने अभी भी अपनी गरिमा को बनाया हुआ है, लेकिन क्या कारण है?
आज से 35 वर्ष पहले जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का झंडा समूचे विश्व में गड़ा हुआ था, एशिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था। क्या कारण है आज राजस्थान विश्वविद्यालय इतने विनाश के कगार की तरफ बढ़ रहा है? मित्रों, मैंने बात शुरू की थी, आईएएस का कभी भी कॉन्ट्रैक्ट पे नियुक्ति नहीं दी जाती, मेरिट पे नियुक्ति नहीं दी जाती। चलिए, आप लेक्चरर्स को कुछ समय के लिए मेरिट पे अपॉइंटमेंट करते हैं, जो आरपीएससी की परंपरा है, और दूसरी मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन और भी होगी, लेकिन उसके बाद आरपीएससी क्लियर करने के बाद ही वो एक लेक्चरर व्याख्याता बन के किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में जा सकता है। क्या आपने कल्पना की है? आम जनता से मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया इस भ्रष्टाचार को जरा ध्यान से सुन लीजिए, जो सालों से चला आ रहा है और अब किसी को मुंह खोलना पड़ेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय 1984 में टेम्परेरी अपॉइंटमेंट शुरू हुए थे। 1986 में मेरा भी हो गया था, लेकिन मेरा चूंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग से हो गया था तो मेरा ज्वाइन करने का प्रश्न नहीं था। 1988 में भी हो गया था, 1988 में भी सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में भी हो गया था। कोई बुराई नहीं है, आप निश्चित अवधि के लिए कैंडिडेट्स को लीजिए, आप काम चलाइए, लेकिन जब अनुकूलता हो जल्दी से जल्दी साक्षात्कार करवाकर आप पूरी तरह सही नियुक्ति, सही चयन समिति से कर देश की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करें। कॉलेजेस में मैं समझता हूं 1986 तक आरपीएससी पर यदि कोई उंगली उठाएगा तो वो अपने पर उंगली उठाने के समान होगा। इसलिए नहीं कि 1986 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, इसलिए कि आरपीएससी में 1986 में भी एक, मैं यही कहता हूं, कुंभ का मेला भरा था। केमिस्ट्री में 1000 कैंडिडेट थे, रिटर्न एग्जाम में लगभग 450 से 500 पास किए गए थे। उसके बाद इंटरव्यू में 55 की मेन लिस्ट थी और 55 की वेटिंग लिस्ट थी। पहले तो उस समय की भी ये बड़ी भूल थी, जब आपने 18 या 20 पोस्ट एडवर्टाइज की थी तो आपने 55 की मेन लिस्ट कैसे निकाल दी, 55 की वेटिंग कैसे निकाल दी। यानी 55 की मेन लिस्ट में जो सेलेक्ट हो गया आरपीएससी में, वो उसी समय जुलाई में 7 या 8 जुलाई को ज्वाइन करके कॉलेज का व्याख्याता बन गया था। कुछ लोग ऐसे थे जो रिटर्न परीक्षा पास नहीं कर सके थे, या रिटर्न परीक्षा के पास आत्मविश्वास की कमी के कारण साक्षात्कार में असफल हो गए थे। अब जो व्यक्ति रिटर्न एग्जाम में फेल हो जाए या रिटर्न पास करके साक्षात्कार में फेल हो जाए, क्या उसको आईएएस का अपॉइंटमेंट दिया जाता है? जी नहीं। आईएएस से ज्यादा तनख्वाह एक लेक्चरर की होती है, यह मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था। एक ऐसा क्राइम राजस्थान ने शुरू किया था जब 1994 में तथाकथित भाजपा की सरकार, जो शिक्षा की अलग जगाने का काम करने का नाम लेती थी, ललित किशोर चतुर्वेदी जी ने महाविद्यालय में जो 86 में पूरी तरह आरपीएससी में रिजेक्ट हो गए थे और वो मेरिट बेस पे दोबारा लग गए थे, उन सबको परमानेंट कर दिया गया था। आज शिक्षा की ये दुर्दशा है, ऐसे व्याख्याताओं के कारण है जिन्होंने साक्षात्कार का सामना नहीं किया। साक्षात्कार की जब जब बात की गई उन्होंने साक्षात्कार का विरोध किया, और बिना साक्षात्कार के, आत्मविश्वास से कह रहा हूं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 1994 अक्टूबर में माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय रुकता के सम्मेलन में उनको परमानेंट कर दिया था। यही परंपरा आगे राजस्थान में विश्वविद्यालय में चली। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था, अब थोड़ा सा दूर हुआ हूं। 83 में वहां लेक्चरर के इंटरव्यू हुए थे, 84 से भी टेम्परेरी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब जब इंटरव्यू की बात आई थी, तब तब व्याख्याताओं ने विरोध किया था, हम इंटरव्यू नहीं देंगे, हमने 4 साल 5 साल नौकरी कर ली। क्यों भाई, क्यों नहीं देंगे आप इंटरव्यू? इंटरव्यू देने के बाद आदमी का डिग्निटी बढ़ती है। मैं तो समझता हूं कैसे वो शिक्षक होंगे जो इंटरव्यू का विरोध करके डायरेक्ट ऑर्डिनेंस या विधानसभा के माध्यम से विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में परमानेंट हो गए। बहुत बड़ा एक कारण है, ये परत उठानी चाहिए। जितने राजस्थान विश्वविद्यालय के टेम्परेरी शिक्षक थे, सबको 2008 में परमानेंट कर दिया गया था। जो कभी सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय की फेस नहीं की थी, उनको राजस्थान विश्वविद्यालय या राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में परमानेंट करके
क्या ये गवर्नमेंट ने अच्छाई की थी या शिक्षा की हत्या करने का काम किया? पहले गवर्नमेंट ने ऐसे महाविद्यालयों के शिक्षकों को जो 86 में 100 लिस्ट में भी नहीं आ पाए थे, उनको आपने परमानेंट लेक्चर बना के रिटायरमेंट पे वही पेंशन दी जो बाकी सबको दी है। और एक ऐसा व्यक्ति जो 4, 5, 6 जगह अपना सिलेक्शन करवा लेता है, चूंकि वो राजनीति में विश्वास नहीं रखता, फिर भी उसको एक घृणा की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि वो सत्य बोलने का काम करता है। अब जरा और आगे बढ़ता हूं मित्रों, यूनिवर्सिटी की अब बात कर लेता हूं। मैंने आपको तथ्य रखा है, मेरी बात गलत हो कि यूपी आरपीएससी से रिजेक्ट हुए 1986 में, ऑर्डिनेंस से परमानेंट हुए थे, तो आप मुझे फांसी की सजा दीजिए या मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दीजिए। सत्य को सत्य कहना पड़ेगा, कोई कहने का साहस करेगा। प्रोफेसर भी मित्रों 3 तरह के बनते हैं। एक तो बाय बर्थ होते हैं, यानी जन्म से ही उनको एक शिक्षक बनने की चाहना होती है, उसके बाद वो पूरी शिक्षा ग्रहण करते हैं और वो शिक्षक का पद अपने ही हाथों से लेना पसंद करते हैं। यदि कोई सिफारिश करने की कोशिश करेगा, उसका जी जान से वो विरोध करेंगे कि नहीं, मुझे आप अपनी मेरिट पर ही आने दीजिए। एक प्रोफेसर वो होते हैं मित्रों, एक प्रोफेसर वो होते हैं जिनको मैं पेरेंटल कहूंगा। पिताजी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पुत्र ने एमएससी कर ली, अब पिता यही चाहेगा जैसे किसी प्राइवेट दुकान पे पिता पुत्र का हाथ लाके बैठा देता है। ऐसे प्रोफेसर भी इस देश में हुए हैं, रिटायर भी हो गए हैं, जो अपने पिता के माध्यम से उसी विश्वविद्यालय में प्रवेश कर गए थे जहां पिता काम करते थे। एक उदाहरण मैंने 3 दिन पहले किसी वीडियो में दिया था। मैंने प्रोफेसर बोल दिया था, फिर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, नहीं जो आपने कहा है, मैं नाम लेके कह रहा हूं, मिसिस बानी तालपत्रा को वो एम्बेसडर कार में बैठा के कैलकाटा यूनिवर्सिटी से बोध गया लाके, वो मैं प्रोफेसर कह रहा था, उन्होंने स्वीकार किया आपकी गलती है, ये रीडरशिप में मैं लाया था, प्रोफेसरशिप के दौरान नहीं। अरे ऐसे रीडर बनने से धिक्कार है कि आप ना ही बनते। कहीं ऐसे प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज की उन प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में है, मैं आपसे कह रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, जो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, राजस्थान के सारे महाविद्यालय पहले उसी विश्वविद्यालय से संबंध थे। ऐसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे प्रोफेसर का बनना, मित्रों आप कमेंट कीजिए, गालियां लिखिए मुझे, लेकिन कह दीजिए ये बात गलत है। एक लेक्चरर को, किसी कॉलेज से लेक्चरर को, व्याख्याता को, मैं रीडर नहीं कह रहा, रीडर तो कॉलेज में उस समय होते ही नहीं थे, लेक्चरर को एक विशेष यूनिवर्सिटी में, चूंकि उनके गाइड वीसी बन जाते हैं, वाइस चांसलर बन जाते हैं, सैया भय कोतवाल तो डर का है को, उनको डेपुटेशन पर बुलाया जाता है। जो कॉलेज में लेक्चरर थे, और लेक्चर भी वो एक्सीडेंटली बने होंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उनको सीधा 2003 में लेक्चरर से प्रोफेसर की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाता है। किस प्रकार की यह व्यवस्था थी, मैं वीसी को भी धिक्कार करता हूं, उस कैंडिडेट को भी धिक्कार करता हूं। क्या मजबूरी थी वीसी की 2003 में सीधा लेक्चरर से एक प्रोफेसर बना दिया, जो लेक्चरर बनने के भी योग्य थे या नहीं थे? क्योंकि एक शिक्षक की यही सबसे बड़ी विशेषता है, यदि 5,000 या 10,000 पब्लिक के सामने उसको खड़ा कर दिया जाए तो वो जनता को बांध के रखते। एक शिक्षक की यही विशेषता है, रात को 12 बजे उसको आप खड़ा कर दीजिए और उसको कहिए कि आपको केमिस्ट्री का किसी भी विषय पर लेक्चर देना है, 12 बजे 10 मिनट के अंदर वो शिक्षक खड़ा होके, मैं ये नहीं कह रहा कि निश्चित विषय दीजिए, केमिस्ट्री के किसी विषय पर फ्लो में 1 घंटे का लेक्चर दे दें। यदि क्लास में एमएससी के में किसी टीचर की अनुपस्थिति है और कोई शिक्षक देख रहा है कि विद्यार्थी खाली हैं, तुरंत जाकर उस शिक्षक के स्थान पर पढ़ाना शुरू कर दे एमएससी की कक्षा को, वही शिक्षक कहलाएगा। मित्रों अब मैं एक कटु सत्य और बोल रहा हूं, आज जो भी मेरी वाणी है, कड़वी रहेगी, विसल ब्लोअर का काम करूंगा। कई ऐसे प्रोफेसर हैं जो एमएससी के विद्यार्थियों को पूरी जिंदगी फेस नहीं कर पाए हैं। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मां शारदा से, मां भवानी से, मां सरस्वती मेरी सब कुछ है, माफी के साथ कह रहा हूं, पूरी जिंदगी वो एमएससी क्लास को पढ़ा नहीं पाए थे, लेकिन पीएचडी कर गए थे, प्रोफेसर भी बन गए थे और कुछ पेपर भी पब्लिश कर लिए थे। कुछ ऐसे हैं, सुन लीजिए, कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं
जो मर्सी पे ही, गाइड की मर्सी पे ही प्रोफेसर बने थे किसी यूनिवर्सिटी में, राजनीतिक संरक्षण से, गाइड के रिकमेंडेशन से वीसी भी बन गए थे। अब आप सोचिए, क्या टॉप 200 में आप 100 यूनिवर्सिटी की कामना करेंगी? यदि यही परिस्थिति रही तो आप 3 से 1 पर पहुंच जाएंगे। कई ऐसे प्रोफेसर भी हैं जिन्होंने 500 पेपर पब्लिश कर लिए थे, लेकिन एक शिक्षक वही होगा जो दहाड़ के किसी भी अपने रिसर्च वर्क पर बोलेगा। आज मैंने 28 पीएचडी करवाई हैं, आप मुझे कह दीजिए कल आधे घंटे का, 1 घंटे का लेक्चरर किसी पीएचडी थीसिस पर देना है, मैं देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। यह शिक्षक की एक विशेषता है, और शिक्षक की यह विशेषता होनी चाहिए, यही शिक्षक का गुण होना चाहिए। यदि 500-600 पेपर पब्लिश करके आप अपना कॉलर ऊपर कर रहे हैं और आप जब 30 मिनट का इनवाइटेड टॉक देने जाते हैं, आपके पैर कांप जाते हैं। कई तो ऐसी मैंने महान हस्तियां देखी हैं जो इस समय हमारी एकेडमिक बॉडीज के टॉप पोजीशन पे हैं, उन्होंने जिंदगी में एक भी इनवाइटेड टॉक नहीं दी। अरे भाई, मैंने दी हैं, गलत हो तो आप कमेंट कीजिए। लगभग 550 इनवाइटेड टॉक मैंने अपनी जिंदगी में दी हैं। लगभग 250-300 टॉक कॉन्फ्रेंसेस की होंगी और 250-300 एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की होंगी, चाहे वो जोधपुर का हो, जयपुर का हो, श्रीनगर का हो, जम्मू का हो या दूसरे हो। एक शिक्षक की पहचान उसके स्वयं की आवाज से होती है। यदि मंच पर 30 साल पढ़ाने के बाद भी आप शुद्ध रूप से बोल नहीं सकते तो अपने को शिक्षक ना कहें। लेकिन आपको यह भी अधिकार नहीं है कि आप किसी दूसरे शिक्षक को, जो शिक्षक बनने का प्रयास कर रहा है, उसको जलील करने का प्रयास करें। यदि इस प्रकार की दुर्दशा चलती रही, मेरिट बेस वाले 25 साल के बाद परमानेंट हो गए, गाइड की मर्जी पर लेक्चरर से सीधा प्रोफेसर बन गए, वीसी बन गए, फिर आप इस देश में 4 या 5 नोबेल पुरस्कार से संतुष्ट रखिए। आप फर्स्ट 500 में 10 से 5 पर आ जाएंगे, 50 पे नहीं पहुंच सकते। शिक्षा एक ऐसा पवित्र मंदिर है जहां भ्रष्टाचार का एक कण भी नहीं आना चाहिए, एक परमाणु भी भ्रष्टाचार का नहीं आना चाहिए, जहां सिफारिश नाबूद होनी चाहिए। मित्रों, कटु है, सत्य है। सुनिए, कमेंट जरूर कीजिए किस तरह के शिक्षक थे, और आज हम जो दुर्व्यवस्था देख रहे हैं यह होना ही था, दिख ही रहा था। फिर वही बात कहूंगा अंत में, दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को तो आग लगी है, घर के ही चिराग से।